जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नीरज रॉक क्लासेस। आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं सीए इंटरमीडिएट ऑडिट के चैप्टर 1 के क्वेश्चंस के बारे में। सारे क्वेश्चंस कवर कर देंगे एक झटके में, फास्ट ट्रैक तरीके से। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक टारगेट रखते हैं हम लोग 580 लाइक्स का, ऐसे 580 राइट। तो 580 लाइक्स का जो है वो टारगेट रखते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग जो लाइक टारगेट अचीव करा देंगे। और कौन से चैप्टर का क्वेश्चन बैंक इसी तरीके से डिस्कशन में चाहते हैं, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। इंटरमीडिएट और फाइनल की ऑडिटिंग की क्लासेस के लिए 1891 पे जाइएगा। और इंटरमीडिएट की ग्रुप 2 की सारी क्लासेस हमारे पास अवेलेबल हैं। बहुत मस्त मस्त कॉम्पोज बनाए आप लोगों के लिए, वो भी चेकआउट कर लीजिएगा। मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो mocktestpapers.com पे जरूर विजिट कर लीजिएगा। चलिए, पूरे क्वेश्चन बैंक को अच्छे से देखिए, फास्ट करिए। और इस क्वेश्चन बैंक की अगर आप लोग प्रिंटेड कॉपी चाहते हो तो वो भी अवेलेबल है, उसके लिए भी आप लोग को लिंक में दे दूंगा। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। चलो जी, शुरू कर देते हैं हम लोग चैप्टर 1 के क्वेश्चंस आप लोगों के साथ। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन बैंक में क्या है। यहाँ पे देखिए, स्पीड मैंने आपको जैसे बोला मैं फास्ट रखने वाला हूँ। आप लोग साथ साथ कीवर्ड्स मार्क करते रहिएगा और समझते जाइएगा क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑडिट की डेफिनेशन दे रखी है आप लोगों को और बता रखा है, क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई हाउ द पर्सन कंडक्टिंग दिस टास्क, बेसिकली ऑडिटर कैसे टेक केयर करे ये इंश्योर करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है मिसलीड ना करें। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने के हाई चांसेस हैं और फ्री के नंबर जो हैं आपके लिए होंगे। तो इसमें सबसे पहले देखिए, आपने ऑडिट की डेफिनेशन बता दी और उसके बाद एनालिसिस करने की एक्टिंग करी है। एक्टिंग क्यों करी है? अरे भाई, यहाँ पे इंडिपेंडेंट का यहाँ पे बेसिक इंडिपेंडेंट वाली लाइन लिख दी, उसके बता दिया कि भाई यत्र तत्र सर्वत्र मतलब सारी तरह की एंटिटीज पे लगता है, और साथ साथ में ये बता दिया कि पर्पस क्या होता है ना। अगर आप इस चीज़ को देखें, ये हमने अपनी रिवीजन वीडियोस में भी और क्लास में भी बहुत अच्छी तरीके से इस पार्ट को जो है वो कवर किया हुआ है, राइट। तो सबसे पहले आपकी अकाउंट जो है वो आपके एंट्रीज के हिसाब से होने चाहिए और एंट्रीज जो है उनके लिए सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होना चाहिए, कुछ भी ओमिट नहीं होना चाहिए, कोई भी चीज़ जो है वो एम्बिग्यूअस नहीं होनी चाहिए, यानी क्लियर और अनएम्बिग्यूअस होनी चाहिए, क्लासिफिकेशन प्रॉपर होनी चाहिए, एंड फाइनली ट्रू एंड फेयर पिक्चर दिखा रहे हो आपके स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, आपके ऑपरेशनल रिजल्ट्स का। ओके, अब देखिए, ये आंसर ना उन स्टूडेंट्स को बहुत आसान लग रहा होगा जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई करी है। मुझे अच्छी तरह याद है, हमने क्लास में इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ा भी है, याद भी करवाया है आप लोगों को। तो आपके लिए बस इतना बहुत है। अब जब एग्जाम से पहले की आप बात करते हैं, आपको इस आंसर को उतनी डिटेल में देखने की ज़रूरत नहीं है। आप बस रिवीजन वीडियो देखने के बाद इस पर लिख सकते हैं कि ओके, ये मैंने कर लिया है। ओके, और साथ में अगर आप लोग एक काम करें तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। आप लोग रिवीजन वीडियो की टाइम स्टैम्प भी इसके ऊपर लिख सकते हैं कि भाई ये आपको हमारी रिवीजन वीडियो के कौन से टाइम स्टैम्प पे जो है वो मिल जाएगा। ओके, इससे क्या होगा, आपके लिए फ़ायदा रहेगा। जब आप वो रिवीजन वीडियो में प्ले करके देख रहे होंगे तब आप इस क्वेश्चन को भी यहाँ से कर पाएंगे। अच्छा जी, नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट बहुत आसान है। इसमें क्या था, ये हमारे लालजी भाई हैं, लालजी भाई ने शेयर्स खरीद लिए कंपनी के और शेयर्स खरीद के वो सोच रहे हैं कि भाई ऑडिट रिपोर्ट में क्लीन ओपिनियन, तो इसका मतलब ये है कि भाई कंपनी बहुत ही अच्छी है और कंपनी जो है वो आगे चलती ही जाएगी। ओके, तो उन्होंने ये एब्सोल्युटली सेटिस्फाइड हो गए हैं कि भाई मनी जो है वो सेफ है और कोई भी चांस नहीं है। तो क्या ऑडिट में इस तरह की एश्योरेंस मिलती है? आंसर इज नो। यहाँ पे जो अंडरलाइन कॉन्सेप्ट है वो कौन सा है? रीजनेबल एश्योरेंस वाला है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा इस तरह का क्वेश्चन डिस्कशन सही है या नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को ना सारे क्वेश्चंस आपने देखे हुए हों, आपसे कुछ भी स्किप ना हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो है वो डिस्कस हो रहा है। यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं आपको बता देता हूँ। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव में बच्चे ना ये वाली लाइन नहीं लिखते हैं कि भाई रिपोर्ट करना है और कम्युनिकेट करना है एज रिक्वायर्ड बाय एसएस। तो आपने पूरा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अच्छे समझना है। रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मल्टीपल स्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर, एंड उसके साथ साथ एनेबलिंग द ऑडिटर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मेटल रिस्पेक्ट एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। एंड देन उसके साथ आपने ये बताना है कि भाई देखो, आपकी जो रिपोर्ट होती है आपको फिर रिपोर्ट भी करनी है और उसको कम्युनिकेट भी करना है एज रिक्वायर्ड बाय एसएस। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके ऑब्जेक्टिव से ही डील करता है मेनली, और उस ऑब्जेक्टिव को ही थोड़ा सा डिटेल में जो है यहाँ पे डिस्कस करा हुआ है। लीजिए, मैंने आपके लिए ना पहले ही मार्क कर दिया कि इसके डिस्कशन में एनालिसिस में है क्या। तो एनालिसिस में पहले बताया भाई रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन की जाती है। रीजनेबल एश्योरेंस जो एब्सोल्यूट एश्योरेंस से अलग होती है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस जो है गारंटी होती है। अच्छा जी, उसके बाद आपको क्या बताया है कि भाई रीजनेबल एश्योरेंस इज नॉट अ कंप्लीट गारंटी, ये हाई लेवल है लेकिन कंप्लीट एश्योरेंस जो है वो नहीं होती है। देन मिस स्टेटमेंट बता दिया, मिस स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर हो सकता है। अब क्लासेस याद करते जाइए, क्या आपको ये बातें क्लास में बताई गई हैं कि भाई आपकी जो मिस स्टेटमेंट है वो बिकॉज ऑफ फ्रॉड एंड एरर हो सकती है? बिल्कुल बताई गई है, राइट। तो आपकी मिस स्टेटमेंट जो है वो बिकॉज
बिकॉज ऑफ फ्रॉड और एरर हो सकती है, ये बात आपको पता चल गई। देन ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर रीजनेबल एश्योरेंस लेता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री है कि नहीं फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर, और साथ साथ में उसके बाद वो अपना ओपिनियन जो है एक्सप्रेस करता है। अगर आप ध्यान से देखें तो इस एनालिसिस में कुछ भी नहीं है, आपकी वो जो ओपिनियन वाली बातें हैं उन्हीं को थोड़ा सा और डिटेल में जो है वो बता दिया गया है, दैट्स इट एंड नथिंग एल्स। ओके, तो इस क्वेश्चन से आपको बिल्कुल भी एज सच घबराने की जरूरत नहीं है। नाउ टेस्ट चेकिंग एंड जजमेंट, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका ना मैं इंतजार कर रहा हूँ कि किस दिन बम फूटेगा, क्योंकि इसको लोग बाग अभी इग्नोर करके जा रहे होंगे और हम लोग बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे, हमने इसकी तैयारी कर रखी है। आइए, तो सबसे पहली बात, प्रोफेशनल जजमेंट होती क्या है? जब आप लोग ट्रेनिंग, नॉलेज और एक्सपीरियंस अप्लाई करते हैं ताकि आप लोग इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएं कि आगे कोर्स ऑफ एक्शन क्या लेना है जो अप्रोप्रिएट होगा इन दिस सर्कमस्टांस। ट्रेनिंग, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस अप्लाई करना ताकि आप लोग इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएं, ताकि आप लोग कोर्स ऑफ एक्शन पता लगा पाएं कि क्या सही होगा इन अप्रोप्रिएट इन दी गिवन सर्कमस्टांसेस। नाउ अब जरा ध्यान से सुनिए, यहाँ पे आपको प्रोफेशनल जजमेंट यूज़ कहाँ कहाँ करनी होती है, मैं आपको वो बता देता हूँ। तो सबसे पहली बात आप बोलेंगे भाई प्रोफेशनल जजमेंट तो भाई ऑडिट के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। ओके, वाई? बिकॉज आपको यहाँ पे ऑडिट में क्या करना पड़ता है, इंटरप्रिटेशन करनी पड़ती है रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट एंड स्टैंडर्ड्स की। तो जैसे कि अगर मैं इसको रेफर करूँ, आप लोगों ने चैप्टर 1 में मेरे साथ एथिक्स के बारे में बातचीत करी है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आपने पढ़े हैं, तो आपको उन सबको जो है इंटरप्रेट करना पड़ेगा, और आपको पता है कि रूल बेस्ड एथिक्स होते हैं, प्रिंसिपल बेस्ड एथिक्स होते हैं, ये सारी बातें आपको पता होंगी। अगर आपने चैप्टर 11 अभी पढ़ लिया, नहीं पढ़ा है तो जब वो पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ओके, बट एनीवेज अभी के लिए बस इतना समझिए कि भाई आपको प्रोफेशनल जजमेंट थ्रू आउट द ऑडिट जो आपने करनी है, बिना प्रोफेशनल जजमेंट के ऑडिट नहीं हो सकता है। ओके, एंड देन उसके बाद आप बताएंगे प्रोफेशनल जजमेंट ऑडिट में कहाँ कहाँ ज़रूरी है। अब आपके लिए बहुत आसान होगा अगर आप लोग ये क्वेश्चन, अगर आपको याद हो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब आप लोग अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें उसके बाद जो है आप इस क्वेश्चन को करें। तो आप देखिए, मटीरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क में आपकी प्रोफेशनल जजमेंट यूज़ होती है। अगर आपको मटीरियलिटी याद है, मैं आपको कनेक्ट भी कराता हूँ, चलता हूँ एसए 320 में। अब कोई आइटम मटेरियल है नहीं है, ये ऑडिटर की जजमेंट पे भी डिपेंड करता है। बेंचमार्क चूज करना ऑडिटर की जजमेंट पे डिपेंड करता है। ये आगे की बातें मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। ऑडिट रिस्क भी इट्स सब्जेक्ट टू प्रोफेशनल जजमेंट। एनईटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर क्या लगाने हैं, है ना, ऐसे की रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए, इट्स सब्जेक्ट टू प्रोफेशनल जजमेंट। देन जो आपके पास एविडेंस मिला है वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट है या नहीं है, या और ज़्यादा आप लोगों को ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने हैं, दिस इज अगेन सब्जेक्ट टू प्रोफेशनल जजमेंट। फिर उसके बाद मैनेजमेंट की जो जजमेंट है, जो मैनेजमेंट ने यूज़ करा, जो मैनेजमेंट ने एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यूज़ करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है, मैनेजमेंट ने उसमें भी कई जगह पर जजमेंट इन्वॉल्व रखी होगी, कोई प्रोविजन बनाने के लिए, वैल्यूएशन वगैरह करने के लिए, इन्वेंट्री की एलोकेशन करने के लिए। क्या मैनेजमेंट की जजमेंट भी जो है वो सही है नहीं, इसके लिए भी आपकी प्रोफेशनल जजमेंट लगेगी। एंड फाइनली जो कंक्लूजन्स आप लोग ड्रॉ करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट एविडेंस, वहाँ पे भी आप लोगों को क्या लगने वाला है, वहाँ पे भी आप लोगों की प्रोफेशनल जजमेंट जो है वो यूज़ होने वाली है। ओके, तो अब आप प्रोफेशनल जजमेंट का एक क्वेश्चन देखिए और उसका वेट कीजिए। जिस दिन ये पेपर में आएगा बच्चे रोते हुए नजर आएंगे, लेकिन आप लोग अब अच्छे से करके जाएंगे। नाउ स्कोप ऑफ ऑडिट, देखो स्कोप ऑफ ऑडिट के बारे में मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलना चाहता। क्यों नहीं बोलना चाहता, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप लोग देखेंगे तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसके अंदर आप लोगों को एक जबरदस्ती की केस स्टडी बना के दे दी है। मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, आंसर का आपको तरीका बताऊंगा कैसे करना है। गुड्स डीट लिमिटेड एंगेज इन द बिजनेस ऑफ रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट फ्रॉम डंपिंग ग्राउंड्स ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ इंदौर। अच्छा जी, अच्छा। इन दिस वे इट इज ऑल्सो हेल्पिंग टू मेक द सिटी क्लीन। During the course of the audit, Zoha and Zoha firm of auditor, it is observed that auditors of the company has received a notice from the Central Bench of National Green Tribunal for not following certain environmental regulation involving imposition of hefty मॉनिटरी पेनल्टी ऑन दी कंपनी। ठीक है जी, ऑडिटर्स ने ऑब्जर्व किया है कि कंपनी के पास एक नोटिस आया है एनजीटी से, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से। द कंपनी इज येट टू रिप्लाई द नोटिस, कंपनी ने भी नोटिस को रिप्लाई करना है। ऑडिटर्स पॉइंट आउट दैट सेम इज स्टेटेड इन द नोट्स टू अकाउंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, not stated, same is not stated. The company points out that auditors are going beyond the scope of their work. Does such a matter fall within the scope of such audit? बढ़िया क्वेश्चन, आइए जरा आपको दिखाता हूँ। अगर आपको स्कोप आपने मेरे साथ पढ़ा हुआ है तो आपके लिए बहुत आसान है। अब क्वेश्चन तो हमें समझ में आ गया, लेकिन अब आपको ये पता चलना चाहिए कि आंसर कौन सा लिखेंगे, स्कोप ऑफ ऑडिट वाला। अब आप ये पॉइंट्स जाके देखें, इवन रिवीजन वीडियो में देखें, तीनों पॉइंट, कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट, रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, इंश्योर करना होता है, इंश्योर एडिक्वेट डिस्क्लोजर, ये सारी चीज़ें हमने जो है वो कवर करी हैं बहुत अच्छे तरीके से अपनी रिवीजन वीडियो में भी। ऑल इन ऑल बात ये है कि भाई ये जो डिस्क्लोजर्स हैं जो होने चाहिए थे लेकिन नहीं है, क्या ये स्कोप में कवर्ड है? आंसर इज यस, ये स्कोप में कवर्ड है। आप लोग अगर स्कोप का थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे, इंश्योर एडिक्वेट डिस्क्लोजर, तो वहाँ पर लिखा था कि भाई लॉ और रेगुलेशन
रेगुलेशन के हिसाब से जो डिस्क्लोजर होने चाहिए वो ऑडिटर चेक करता है कि कवर वो डिस्क्लोज हैं कि नहीं, और ये हमारे स्कोप के अंदर जो है वो कवर होता है। तो इसको अच्छा क्वेश्चन मार्क कर लीजिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये ऐसा क्वेश्चन है रोड लेस ट्रेवल्ड। रोड लेस ट्रेवल्ड क्यों? बच्चे जो है इसको बहुत ज़्यादा छोड़ के जा सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं और वो है हमारे ICAI के स्टडी मैट से। आ जाओ, पहले आपके लिए क्वेश्चन रीड कर देता हूँ जल्दी से। ह्यूज फायर ब्रोक आउट इन नोएडा प्लांट ऑफ KT लिमिटेड। ओके, प्लांट एसेट कंप्राइजिंग, प्लांट एसेट में क्या क्या है हमारे पास जरा देखते हैं। कंप्राइजिंग बिल्डिंग मशीनरी एंड इन्वेंट्री वर इंश्योर्ड फ्रॉम ब्रांच ऑफ अ पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है जी, आग लग गई और बहुत सारे जो प्लांट्स वगैरह हैं, जो जो बेसिकली एसेट्स थे उसमें वो इंश्योर्ड थे फ्रॉम अ ब्रांच ऑफ अ पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी। अपार्ट फ्रॉम एन इंश्योरेंस सर्वेयर who was deputed for assessing loss, the regional office of insurance PSU also appointed CA for verification of books of accounts, financial records of the company and circumstances surrounding the loss. He was also requested to submit an early report. Would the report of CA in nature of audit report? आप बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो क्या ये जो रिपोर्ट देने वाला है क्या ये ऑडिट के नेचर में होने वाली है? सो बेसिकली यहाँ पे हुआ है कि इंश्योरेंस कंपनी ने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉइंट किया है वेरीफाई करने के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स को और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को, ठीक है ना, एंड सर्कमस्टांसेस सराउंडिंग द लॉस। तो मेरे हिसाब से भाई ये आपका ऑडिट का नेचर को तो नहीं होने वाला है। अब देखो इसका आंसर कैसे लिखा है, ऑडिट की डेफिनेशन। अब आप ये मत एक्सपेक्ट कीजिए मैं आपको ऑडिट की डेफिनेशन पढ़ के बताऊंगा, स्ट्रक्चर समझिए। ऑडिट की डेफिनेशन बताई, फिर बताया भैया ऑडिट जो है ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है, राइट, एंड ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन होती क्या है, इट इज बेसिकली इन्वेस्टिगेशन इज ऑल अबाउट चेकिंग दी अलेजिड रॉन्ग डूइंग, और ऑडिट तो ऐसा नहीं होता है। इन द गिवन केस अपॉइंटमेंट ऑफ CA, अब इस स्ट्रक्चर को समझिए, इन द गिवन केस आपने जरूर लिखना है। ओके, इन द गिवन केस अपॉइंटमेंट ऑफ CA फॉर वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एंड सर्कमस्टेंसेस सराउंडिंग लॉस इज फॉर अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव टू डिटरमाइन जेन्युइननेस ऑफ लॉस एंड एनी इशू इफेक्टिंग लाइबिलिटी ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी। तो याद रखिए कि यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट किया गया है ये एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के साथ किया गया है, और वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि भैया जो लॉस है वो जेन्युइन है या नहीं है। तो सर्विसेज जो है वो नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन में है, एंड इस रिपोर्ट विल नॉट बी इन द नेचर ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। बड़ा अच्छा आंसर है ये। इसकी कंस्ट्रक्शन को देखिए, इसके स्ट्रक्चर को देखिए, आपको मजा आएगा। अच्छा, यहाँ पे आपको एक बोनस पॉइंट देता हूँ। अगर आप लोग ICAI के कोई भी क्वेश्चंस कर रहे हैं, टेस्ट योर नॉलेज वगैरह वाले, तो आपने उसमें ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? ये ध्यान रखना है कि मित्रों, दोस्तों, भाइयों बहनों, उनका स्ट्रक्चर जो है ना आपको फॉलो नहीं करना है। आपको सजेस्टेड आंसर्स और MTP के जो आंसर्स आते हैं उनका स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना होता है। नाउ देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूजिंग एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी इन रिलेशन टू अकाउंटिंग इशू इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। बताइए जी, अकाउंटिंग पॉलिसी चूज करना अकाउंटिंग इश्यूज को लेके किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मेरे हिसाब से भाई साहब बिल्कुल मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑडिटर का रोल क्या होता है? ऑडिटर का रोल होता है इवेल्युएट करना कि भाई उन्होंने जो सिलेक्शन किया है और जो एप्लीकेशन किया है वो कंसिस्टेंट है या नहीं, तो सिलेक्शन प्रॉपर है कि नहीं, और एप्लीकेशन कंसिस्टेंट है कि नहीं। ओके, और याद रखिए ये इन सिंपल वर्ड्स, जो प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट, नॉट ऑफ द ऑडिटर। और जाते जाते हमने ऑडिटर की एक बात और बता दी कि भैया ऑडिटर तो मैनेजमेंट की जजमेंट को इवैल्यूएट करता है जो प्रिपरेशन के लिए यूज हुई है, इंक्लूडिंग द सिलेक्शन एंड कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी सच एज डेप्रिसिएशन मेथड फॉर फिक्स्ड एसेट एंड इन्वेंटरी वैल्यूएशन, इंश्योरिंग प्रॉपर चॉइस एंड पीरियड टू पीरियड कंसिस्टेंसी। तो मैंने आपको बता ही दिया था कि भाई पॉलिसी को सिलेक्ट करना, अप्लाई करना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑडिटर चेक करता है कि जो पॉलिसी सिलेक्ट करी है वो सही है कि नहीं, और साथ साथ में मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाई है या नहीं निभाई है। ओके, कंसिस्टेंटली उसको अप्लाई किया है कि नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं क्विकली। ऑडिट जो है इन्वेस्टिगेशन से अलग है। हाउ इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट सम टाइम इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट फ्रॉम प्राइमा फेसी फाइंडिंग ऑफ द ऑडिटर डिस्कस। बढ़िया क्वेश्चन, एग्जाम के लिए वेट कर रहा है, ऐसे कैसे आपसे पूछ लिया जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली आपने बताना है कि देखो भाई, पहले तो देखो ऐसे क्वेश्चंस का आप नेचर समझ लो। ये बार बार मैं बोलूंगा, जब भी डिस्कस वाला क्वेश्चन है आप लोग क्वेश्चन की स्टेटमेंट से शुरू कीजिए। जैसे कि ऑडिट जो है डिस्टिंक्ट है फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन क्या है? क्रिटिकल एग्जामिनेशन होता है ऑफ द अकाउंट्स विद अ स्पेशल पर्पस और अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। क्रिटिकल एग्जामिनेशन, स्पेशल पर्पस। फॉर एग्जाम्पल, अगर फ्रॉड का शक है तो हम लोग इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, तो ये चेक करने के लिए एक्चुअली फ्रॉड हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो इन्वेस्टिगेशन बन जाएगा। ओके, फिर से बोलता हूँ, ऑडिट इन्वेस्टिगेशन से अलग है। इन्वेस्टिगेशन क्रिटिकल एग्जामिनेशन होता है स्पेसिफिक पर्पस के साथ। फॉर एग्जांपल, अगर फ्रॉड सस्पेक्टेड है तो हम इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे भाई फ्रॉड एक्चुअली हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर हमने ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट बता दिया, बिल्कुल सिंपल। फिर ये लाइन सुनिए कि कभी भी ऑडिट जो है वो प्री कंसीव नोशन के साथ शुरू नहीं होता। मतलब ऑडिटर कभी भी ऐसे काम करना शुरू नहीं करता कि भाई गलत हुआ होगा, मैं ढूंढने जा रहा हूं कि किसने गलत किया, राइट। तो याद रखिए, प्री कंसीव नोशन के साथ कभी भी ऑडिट जो है वो शुरू नहीं होता है। ओके, देन उसके बाद याद रखें कि भाई ये पॉसिबल है कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो ऑडिट की फाइंडिंग से शुरू हो सकता है ऑडिटर था, उसको लगा कि फ्रॉड हुआ है और उसके बाद जो है फिर वो
इन्वेस्टिगेशन कंपनी जो है वो करवा सकती है. इट मे हैपन दैट ऑडिटर हैज गिवन सम फाइंडिंग ऑफ सीरियस कंसर्न एंड सच फाइंडिंग्स में प्रॉम्प्ट फॉर कॉलिंग एन इन्वेस्टिगेशन. गाइज इसी स्पीड से मैं आपको क्वेश्चन कवर कराना चाहता हूँ क्योंकि आप लोग क्वेश्चन छोड़ रहे हो और मुझे लगता है कि नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए. आइए 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से. Auditor should decide whether relevant information is properly disclosed in the financial statement. Explain with reference to scope of the audit. तो अभी आपसे एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ लिया स्कोप ऑफ द ऑडिट पे कि भाई ऑडिटर को ये डिसाइड करना है कि भाई रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्ली डिस्क्लोज है कि नहीं. इसको स्कोप के कॉन्टेक्स्ट में समझाइए. आ जाओ जी. देन आप देखिए फिर से इन्होंने सेंटेंस से शुरू कर दिया है. ये इनके तरीका है आईसीआई का. Auditor should decide whether the relevant information is properly disclosed in the financial statement. He should also keep in mind the applicable statutory requirement in this regard. अगर आप स्कोप पढ़ेंगे तो स्कोप के अंदर आपको सारी चीज़ें लिखी हुई मिल जाएंगी. ओके तो सबसे पहले ये देखता है, मैं कीवर्ड्स मार्क कर देता हूँ पहले आप लोगों के लिए, फिर आपके जल्दी से रीड कर दूँ. बस इतने ही कीवर्ड्स आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, बहुत आपके लिए नेसेसरी हैं. अगर आप लोग रिवीजन वीडियो देख रहे हैं तो थर्ड पॉइंट जो हमारा था एंश्योर एडिक्वेट डिस्क्लोजर है, वहाँ से पूछा गया है. तो ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर डिसाइड करता है कि देखो भाई रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो है प्रॉपर्ली डिस्क्लोज है कि नहीं, और साथ साथ में ये भी देख लेता है कि एप्लीकेबल स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट भी फॉलो की गई है कि नहीं. इसके लिए वो क्या करता है, वो ये इंश्योर करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपर्ली समराइज कर रही हैं किसको, ट्रांजेक्शन्स को और इवेंट्स को, और साथ साथ में मैनेजमेंट की जजमेंट को भी कंसिडर करता है. अब ये 2 पॉइंट अगर आप देखेंगे ये हमारे ऊपर वाले क्वेश्चन में एज इट इज़ जो है वो सेम लगे हुए थे अगर आप यहाँ से देख के आए. राइट तो मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट का काम है प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करना. उसके लिए बहुत सारी जजमेंट्स यूज़ करती हैं. राइट जैसे कि एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी चूज़ करना, फॉर एग्जांपल मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट और चूजिंग एप्रोप्रिएट मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री. ओके और ऑडिटर देखता है कि भाई इनका जो सिलेक्शन है वो सही है कि नहीं, और इनकी कंसिस्टेंट एप्लीकेशन हो रही है या नहीं हो रही है. ये स्कोप से रिलेटेड क्वेश्चन है. मुझे ऐसा लगता है स्कोप एक काफ़ी इग्नोर्ड टॉपिक है, बट आप लोग थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आप लोग जो है इनको अच्छे से कवर कर पाएंगे. ओके देखिए 15 मिनट हुए और हमने जो है 10 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं. आपकी भी स्पीड जो है मैं चाहता हूँ आप ऐसी ही रखें, जल्दी जल्दी से क्वेश्चन को आप लोग जो है वो देखें कि क्वेश्चन में कवर क्या क्या हो रखा है. ओके आ जाओ मेरे साथ. आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है, बेनिफिट्स ऑफ ऑडिटिंग. ये बेनिफिट्स ऑफ ऑडिटिंग बहुत सिंपल है, बट मैं आपके क्वेश्चन इसको आपको एक बार रीड कराना चाहूंगा ताकि आपको पता चल जाए आईसीआई किस तरह के क्वेश्चन पूछता है. आरएजी एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल एंड हैंडलूम प्रोडक्ट्स. इट सेल्स, थोड़ी आवाज तेज कर देता हूँ, लास्ट वीडियो में कम थी. इट सेल्स इट्स फिनिश प्रोडक्ट बोथ इन डोमेस्टिक एज वेल एज इन इंटरनेशनल मार्केट. द कंपनी इज मेकिंग अ टोटल टर्नओवर ऑफ 30 करोड़. ओके ठीक है जी, प्रोप्राइटरशिप फर्म है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल और हैंडलूम प्रोडक्ट्स में इन्वॉल्व है और फिनिश प्रोडक्ट्स जो है वो बेचती है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में. कंपनी का टोटल टर्नओवर 30 करोड़ है. इट हैज ऑल्सो अवेल्ड कैश लिमिट ऑफ 5 करोड़ फ्रॉम द कैनरा बैंक. इन 23-24 द प्रोप्राइटर ऑफ द फर्म इज वरीड अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी एंड इज अंडर इंप्रेशन दैट सिंस ही इज आउट ऑफ इंडिया देयरफॉर द फर्म माइट रन इनटू लॉसेस. चिंता हो रही है फाइनेंशियल पोजीशन को लेके और लग रहा है कि भाई साहब लॉसेस जो है वो हो सकते हैं. ही अप्रोचेज अ सीए अबाउट द एडवांटेज ऑफ गेटिंग हिज अकाउंट्स ऑडिटेड थ्रू आउट द ईयर सो दैट ही मे नॉट सफ़र ड्यू टू अकाउंटिंग वीकनेस. ओके ठीक है जी, तो उसने सीए को अप्रोच किया है अबाउट द एडवांटेज ऑफ गेटिंग हिज अकाउंट्स ऑडिटेड. राइट ताकि वो अकाउंटिंग वीकनेस से सफ़र ना कर पाए. एडवाइस रिगार्डिंग द एडवांटेज ऑफ गेटिंग अकाउंट्स ऑडिटेड. तो इतना बड़ा ऊपर भाई रायता फैला के आपसे पूछ रहे हैं, बताओ इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग के एडवांटेजेस क्या हैं. एक बार और क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन में जो है रीड कर देता हूँ. द चीफ यूटिलिटी ऑफ ऑडिट लाइज इन रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ विच स्टेट ऑफ अफेयर्स में बी ईजी टू अंडरस्टैंड. अपार्ट फ्रॉम दिस ऑब्वियस यूटिलिटी देयर आर अदर एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट. सम और ऑल ऑफ दीज एडवांटेज आर कंसिडरेबल वैल्यू इवन टू दोज एंटरप्राइज एंड ऑर्गेनाइजेशन वेयर ऑडिट इज नॉट कंपलसरी. तो आपसे बोल रहे हैं कि वॉलंटरी भी ऑडिट करवाना पड़ सकता है, उसकी भी एडवांटेज बता दीजिए. अब ये एडवांटेजेस मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लास में पढ़ा रखी हैं. इसकी रिवीजन वीडियो भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं. आई होप आप लोगों को विजय माल्या वाली जो है मेमोरी टेक्निक याद है कि भाई उसने जो है इन्वेस्टर्स को क्या दिया था, फेक कॉन्फिडेंस दे दिया था. आई होप ये बातें आप लोगों को याद आ रही हैं. और किस किस को दिया था फेक कॉन्फिडेंस आपको बता दूं, शेयर होल्डर को, एम्प्लॉय को, गवर्नमेंट को, लेंडर को. शेयर होल्डर को, एम्प्लॉय को, गवर्नमेंट को, लेंडर को, है ना. और फिर वो उनके साथ क्या करके चला गया था, फ्रॉड, है ना. और याद रखना साथ में एक बात कि उसके कंट्रोल क्या थे, वीक थे. राइट तो फिर से बोलता हूँ, विजय माल्या ने क्या दिया था, कॉन्फिडेंस दिया था. किसको कॉन्फिडेंस दिया था, शेयर होल्डर को, एम्प्लॉय को, गवर्नमेंट को, लेंडर को. और फिर उनके साथ उसने क्या कर दिया था, फ्रॉड कर दिया था. अभी सारी बातें मैं यहाँ पे समझाने नहीं बैठूंगा क्योंकि ये हमने क्लास में टॉपिक पूरा का पूरा समझा हुआ है, याद भी कर रखा है. क्वेश्चन कैसे पूछा गया वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है. ये इनहेरेंट लिमिटेशन वाले क्वेश्चन, इन्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए. आपके एग्जाम में इनहेरेंट लिमिटेशन से क्वेश्चन आने के बहुत हाई चांसेस हैं. कोई भी इसको किसी भी तरीके से स्किप नहीं करके जाएगा. और
यही चीज़ें हैं जो आपको हीरो बना सकती हैं। ऑल्दो आप ये देख रहे हैं कि क्लास मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं, बट फिर भी मैं एक बार आप लोगों को यहाँ पे भी दिखा देता हूँ कि आपसे कुछ भी मिस ना हो जाए। ज़ीबा वाला क्वेश्चन ज़रूर याद रखिएगा। इस क्वेश्चन में क्या होता है, इंटरनल कंट्रोल को लेकर इशू होता है और फिर वो इंटरनल कंट्रोल किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके हिसाब से जो है मामला डिसाइड होता है। Ziba product is a partnership firm engaged in trading of designer dresses. Okay. Firm has appointed JJ and Company chartered accountants to audit their accounts for a year. The auditor was satisfied with control system of the firm. Okay. Auditor satisfied है control system से. ठीक है. Carried out required procedure and necessary verification. ओके बहुत बढ़िया. इन पर्टिकुलर दे कैरिड आउट सैंपल चेकिंग ऑफ परचेज ट्रेस बिल्स परचेज बिल टू जीएसटी पोर्टल एंड ऑल्सो मेड कंफर्मेशन फ्रॉम सप्लायर. यानी ऑडिटर ने अपना काम जो है आप देख रहे हैं पूरी मुस्तैदी से, पूरी अलर्टनेस से, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के साथ, इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के साथ किया है. ये वर्ड चैप्टर 11 के बाद समझ आएंगे अगर आप पहली बार देख रहे हैं क्वेश्चन बैंक. तो दे वर सेटिस्फाइड विद ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड बाय देम एज पार्ट ऑफ द ऑडिट एक्सरसाइज. अच्छा जी, ऑडिटर सेटिस्फाइड है ऑडिट एविडेंस से. एन ऑडिट रिपोर्ट वाज सबमिटेड टू द फर्म गिविंग एन ओपिनियन दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्टेड ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द फर्म. बहुत बढ़िया. अच्छा, हाउएवर अचानक से वक्त बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए. लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट परचेज मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्यूरिंग ड्रेसेस फ्रॉम वन लोकेशन वाज आल्सो बुकिंग फेक परचेजेस ऑफ स्मॉल वैल्यूज बाय कोल्यूडिंग विद अनएथिकल डीलर्स. तो वो कोल्यूजन कर रहा है, मिली भगत कर रहा है अनएथिकल डीलर के साथ मिलकर. इनका परचेज मैनेजर जो है फेक परचेजेस बुक कर रहा था. ओके. पेमेंट टू दीज डीलर्स वर ऑल्सो मेड इन कन्वेंस विद द अकाउंटेंट थ्रू द बैंकिंग चैनल. लो भाई लो, अकाउंटेंट भी मिला हुआ था. पार्टनर्स ऑफ द फर्म यानी जीबा प्रोडक्ट वाले क्या कह रहे हैं, पार्टनर्स ऑफ द फर्म ब्लेम ऑडिटर टू फॉर द फ्यूटाइल ऑडिट एक्सरसाइज. पार्टनर कह रहे हैं ऑडिटर तुम काहे काम आए हो भाई, क्या किया है तुमने, तुम एक ढंग का तुम ये फ्रॉड भी नहीं पकड़ पाए. आर पार्टनर्स ऑफ द फर्म करेक्ट इन देयर व्यू पॉइंट. इमेजिन एनी प्रोबेबल रीजन फॉर सच अ सिचुएशन. बढ़िया क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा इस बात को. क्या कह रहे हैं ये, क्या भाई पार्टनर्स ऑफ द फर्म सही कह रहे हैं? मेरे हिसाब से तो पार्टनर्स ऑफ द फर्म जो है वो सही नहीं कह रहे हैं. क्यों, जरा देखिए. ऑडिटर से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, ऑडिटर कर भी नहीं सकता है. द ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड एंड कैन नॉट रिड्यूस द ऑडिट टू जीरो एंड कैन नॉट देयरफॉर ऑब्टेन एब्सोल्यूट एश्योरेंस. क्लास चेक कर लीजिएगा, एक्जैक्टली यही लाइन आपको पढ़ा रखी है. राइट, दिस इज बिकॉज देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट. क्योंकि भाई ऑडिट में क्या होती है, इनहेरेंट लिमिटेशन होती है. अब जरा ध्यान सुनिए, ये जो सर्कमस्टांसेस आपको दिख रहे हैं ये किस चीज का एग्जांपल है? इज एन एग्जांपल ऑफ फेलियर ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑफ द फर्म. Okay, and internal control has not operated. Why? Because of the collusion between the employees, which is limitation of the internal control itself. जब आप internal control वाले चैप्टर में जाके पढ़ेंगे तो internal control की अपनी भी inherent limitation होती है और उसमें से collusion जो है internal control की एक limitation है. Okay, auditor has relied upon internal control. It is in the very nature of the financial reporting that management is responsible for devising suitable internal control. तो clearly यहाँ पे partners जो है उनका view correct नहीं है. This is an inherent limitations of auditing, and because of inherent limitation, audit risk cannot be reduced to zero, and therefore auditor cannot obtain एब्सोल्यूट एश्योरेंस. ओके ग्रेट. चलो, सो तो नहीं गए ना, जागे हुए ना. लो जी, क्वेश्चन 13 भी, क्वेश्चन उठ जाओ भाई, सो गए हो तो. क्वेश्चन नंबर 13 भी जो है आपका इनहेरेंट लिमिटेशन से डील करता है. सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्लास में बहुत डिटेल में मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया था. उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको याद करके जाने वाले हैं. आइए पहले क्वेश्चन रीड करूंगा. क्वेश्चन रीड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है. आंसर तो हमने क्लास में पढ़े हुए हैं भाई, एक एक चीज़ आपको क्लास में कवर करा रखी है. Audit does not provide absolute assurance. बिल्कुल ठीक है. Discuss how the nature of audit procedure itself is one of the reasons due to which audit cannot provide absolute assurance. There are practical and legal limitation on the auditor's ability to obtain audit evidence. Explain with example. जरा citation पढ़ लीजिए, कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है. तो इसमें हमें लिखना क्या क्या था भाई, ऑडिटर सारी ट्रांजैक्शन और बैलेंसेस को चेक नहीं करता, वो सैंपल के बेसिस पे अपना ओपिनियन बनाता है. ये एक प्रैक्टिकल लिमिटेशन का एग्जाम्पल है. फिर मैनेजमेंट की बुराइयां करनी थी. मैनेजमेंट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देती और ऑडिटर के पास कोई रास्ता नहीं है कि वो मैनेजमेंट से इन्फॉर्मेशन निकलवा ले, है ना. वो सिर्फ क्या कर सकता है, इन्फॉर्मेशन ना मिलने पे रिपोर्ट कर सकता है. ये एक लीगल लिमिटेशन है. अच्छा, उसके बाद मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट में डिसऑनेस्ट लोग हो सकते हैं जो फ्रॉड में इन्वॉल्व हों. राइट, और फ्रॉड में इन्वॉल्व होंगे तो भाई फ्रॉड को वो कंसील करने की भी कोशिश करेंगे और फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट भी मैनेजमेंट जो है वो दे सकती है. ये सारे कीवर्ड्स हमने क्लास में डिस्कस किए हुए हैं. ओके, और इसी डिटेल में पढ़ा हुआ है. अगर आप कहीं और पढ़े हुए हैं और आपने ऐसे नहीं पढ़ा है, लेट मी टेल यू गाइज, मैं ये नहीं कह रहा आपने मेरे से नहीं पढ़ा है या हमारे जैसे नहीं पढ़ा है. अगर आपने डिटेल में नहीं पढ़ा है, आपकी तैयारी पूरी नहीं है, आप किस्मत के भरोसे जा रहे हो. आप अपने भरोसे जाइए क्योंकि किस्मत भी आपके भरोसे बैठी हुई है. आइए, सो ऑडिटर याद रखिए सारी ट्रांजैक्शन और बैलेंसेस को चेक नहीं करता है. ऑडिटर सैम्पलिंग बेसिस पे काम करता है. ये एक क्या है, प्रैक्टिकल लिमिटेशन है. ऑडिटर को मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन नहीं देगी, हो सकता है, और ऑडिटर से इसको रिपोर्ट कर सकता है. ऑडिटर और कुछ नहीं कर सकता है, लीगल लिमिटेशन है. और याद रखिए डिसऑनेस्ट लोग हो सकते हैं जो फ्रॉड में इन्वॉल्व हो. और फ्रॉड क्या होता है, फ्रॉड एक सोफिस्टिकेटेड फ्रॉड बेसिकली
एक फ्रॉड को सोफिस्टिकेटेड केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम्स के थ्रू वो छुपाने की भी कोशिश करेंगे। मैनेजमेंट फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट भी दे सकती है, और साथ साथ में मैनेजमेंट हो सकता है रिलेटेड पार्टी के साथ बहुत सारी डीलिंग कर रही हो और वो ट्रांजैक्शन सिर्फ पेपर ट्रांजैक्शन हो, यानी एक्चुअल में ना हुई हो, सिर्फ खर्चा कम करने के लिए या इनकम बढ़ाने के लिए की गई हो, और ऑडिटर को हो सकता है उनके बारे में, रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शन के बारे में ना पता हो। ओके, क्वेश्चन 14 आप लोग एक बार देख लेंगे, इस पर सारी की सारी जो लिमिटेशन है वो डिस्कस की गई है। प्रैक्टिकल लीगल लिमिटेशन अभी हमने डिस्कस कर दी है, ये वही है एग्जैक्टली। डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अगेन प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशन यहाँ पे आ गई है। अब बात कर लेते हैं जल्दी से नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या है। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को जरा हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। और नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाली जो हमारी इनहेरेंट लिमिटेशन उसमें हम क्या बोलेंगे, देखो भाई, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जजमेंट होती है, जजमेंट में सब्जेक्टिव डिसीजन और अनसर्टेनिटी होती है, और ऑडिटर जो है वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस ऑब्टेन नहीं कर सकता इस बात के लिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मिडिल स्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। व्हाई? जब भाई प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जजमेंट है तो उसको चेक करने में कैसे हम लोग 100% एक्यूरेसी के साथ बात कर सकते हैं। वेयर देयर इज अ जजमेंट देयर इज नो एब्सोल्यूट एश्योरेंस। ओके, नाउ फिर उसके बाद याद रखिए कि भाई ये वाला पॉइंट अभी हमने जीबा वाले क्वेश्चन के अंदर भी डिस्कस किया था कि ऑडिट का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रमाइस ये होता है कि मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है फॉर पीपीएफएस और साथ साथ में फॉर इंटरनल कंट्रोल। लेकिन याद रखिए इंटरनल कंट्रोल की भी अपनी लिमिटेशन होती हैं, अभी जीबा वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था। एंड देयरफॉर नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इटसेल्फ इज अ कॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग। नाउ इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ ऑडिटिंग, मैं तो इसके लिए बोलूंगा एक बार प्लीज रिवीजन वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ पे मैंने आपको बता रखा है। यहाँ पे अकाउंटिंग और ऑडिटिंग की बात हो रखी है, तो भाई ये क्लोजली रिलेटेड है दोनों के दोनों। ओके, ऑडिटिंग कहाँ से शुरू होती है, जहाँ पे अकाउंटिंग एंड होती है, और साथ साथ में ऑडिटर के पास थॉरो और साउंड नॉलेज होनी चाहिए, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ताकि वो जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छे से रिव्यू कर पाए। और अब मेरा फेवरेट टॉपिक है कौन सा, एश्योरेंस एंगेजमेंट वाला। भाई ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तड़प रहा है आपके एग्जाम में आने के लिए। ओके, अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस की जो कि डील करते हैं एश्योरेंस एंगेजमेंट से। आइए ज़रा चर्चा कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले मैं आपको बता दूं कि नई चीज़ ऐड हुई है और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस पे ICAI आपसे क्वेश्चन पूछेगा। सो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन रीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैनेजमेंट ऑफ एक्सोटिक टूर्स एंड ट्रैवल लिमिटेड ओके requested its auditor Raja and Company to provide an assurance report on the financial information for first quarter of a year by skipping required details procedure। फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर, यहाँ पे कीवर्ड मार्क कर लीजिए कि आपसे फर्स्ट क्वार्टर पे जो है वो क्या मांगा जा रहा है, एश्योरेंस मांगा जा रहा है, स्किपिंग रिक्वायर्ड डिटेल प्रोसीजर। ये दोनों हिंट हैं एक तरीके से कि किस तरह का एंगेजमेंट जो है वो होने वाला है। नाउ कैन राजा एंड कंपनी प्रोवाइड सच रिपोर्ट? What should be the nature of such report? Would it be necessary for them to obtain sufficient appropriate audit evidence in such a case? तो लीजिए, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए जरा देखते हैं इसका आंसर क्या है। इन द गिवन केस राजा एंड कंपनी कैन प्रोवाइड रिव्यू रिपोर्ट। रिव्यू इज लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट। तो भाई रिव्यू रिपोर्ट ही दे सकते हैं, क्योंकि एक तो कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल मतलब कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है पूरे साल के लिए। दूसरी बात, आपसे डिटेल प्रोसीजर को स्किप करने के लिए कहा जा रहा है। तो लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट, और यहाँ पे एश्योरेंस जो मिलेगी वो लोअर देन दैट इज प्रोवाइडेड बाय ऑडिट होने वाली है। क्यों? इट इज़ ड्यू टू फैक्ट दैट रिव्यू इन्वॉल्व्स फ्यूअर प्रोसीजर्स एज कंपेयर टू ऑडिट। अगर आपने पढ़ाई करी अच्छे से तो आप लोगों को मैं क्लास में बताता भी हूँ कि भाई देखो, जब आप लोग रिव्यू करते हो, जब आप लोग रिव्यू का काम कर रहे होते हो, यानी कि ये आपका लोअर और मॉडरेट एश्योरेंस जा रहा होता है, तब आप लोग क्या करते हैं, तब आप लोग AEIOU रीपरफॉर्म एक्सटर्नल कन्फर्मेशन ये सारी चीज़ें नहीं लगाते हैं। याद आ रहा है आप लोगों को, रीपरफॉर्मेंस वगैरह नहीं लगाते हैं, फ्यूअर प्रोसीजर्स लगाते हैं आप लोग अपने रिव्यू एंगेजमेंट के केस में। Therefore, Raja and Company can provide a report as requested by management. Such a report would be in the nature of review. Important क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड Raja and Company is required to obtain sufficient appropriate audit evidence on the basis of limited procedures performed. तो यहाँ पे भी हमें sufficient appropriate audit evidence तो चाहिए। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि भाई एक तो आपने देखो टॉपिक पढ़ा होगा, लेकिन टॉपिक से क्वेश्चन कैसे आएंगे ये जानना आपके लिए निहायत ही ज़रूरी होता है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। नाउ फिर से देखिए, एश्योरेंस एंगेजमेंट आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलोन। डिस्कस, काफ़ी आसान क्वेश्चन। तो हम सबको बताया कि एश्योरेंस सिर्फ ऑडिट नहीं होता है, बल्कि मैं आपको एक स्टेटमेंट भी बार बार बोलता हूँ कि एवरी ऑडिट इज एन एश्योरेंस एंगेजमेंट, बट एवरी एश्योरेंस एंगेजमेंट इज नॉट एन ऑडिट। एश्योरेंस हमारे पास दो तरह की हो सकती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एंड अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो बातें हो सकती हैं आपके पास, एक आपके पास हो सकता है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, और एक आपके पास हो सकता है अदर्स। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का ऑडिट हो सकता है, रिव्यू हो सकता है। अगर अदर्स की बात करूं तो यहाँ पे आपका प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्जामिनेशन कर सकते हैं। तो वही सारी बातें होंगी इस आंसर में। आपके लिए जल्दी से कीवर्ड मार्क कर देता हूँ। तो पहले तो आपने एश्योरेंस एंगेजमेंट का मीनिंग बता देना है। ओके, एश्योरेंस एंगेजमेंट का मीनिंग जो है वो क्या है, एश्योरेंस एंगेजमेंट का आप सबसे पहले मीनिंग बता दीजिए, राइट।
उसमें बेसिकली क्या होता है, एक प्रैक्टिशनर होता है, वो कंक्लूजन देता है, डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। ये सारे एलिमेंट्स हमने जो है एश्योरेंस एंगेजमेंट के पढ़े हुए हैं, उसी से आप लोग जो है डेफिनेशन पूरी की पूरी बना सकते हैं। नाउ फिर उसके बाद आप लोग क्या बोलेंगे कि स्कोप ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ऑडिट, इट ऑल्सो एक्सटेंड्स टू एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, एग्जामिनेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, राइट। तो अब एश्योरेंस एंगेजमेंट के यहाँ पे हमने क्या दे दिए, एग्जाम्पल्स देने शुरू कर दिए। और एग्जाम्पल में हमारे पास क्या क्या आ गया, एक तो ऑडिट है ही हमारे पास, एक रिव्यू है हमारे पास, एक एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आप लोग क्या करते हैं, इसके भी बेसिक्स मैंने आपको पढ़ा रखे हैं। इसमें आप लोग एश्योरेंस देते हैं किसके ऊपर, जो आपके प्रोजेक्शंस होते हैं उसके ऊपर, राइट। इसके लिए भी मैंने आप लोगों को एक बड़ा अच्छा सा शॉर्ट नोट लिखवाया था, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वो पढ़ा हुआ है। ये सारा हमारा क्लास का डिस्कशन है जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये रहा। देखिए, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, राइट। तो बेस्ड ऑन अजम्पशन अबाउट इवेंट्स दैट में अकर इन फ्यूचर, पॉसिबल एक्शन बाय द एंटिटी एंड कैन बी फोरकास्ट और प्रोजेक्शन। प्रैक्टिशनर इसमें सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन करेगा, ऑडिट मत लिख देना। अजम्पशंस रीजनेबल नहीं हो, अनरीजनेबल नहीं होनी चाहिए, और अजम्पशन के हिसाब से पीएफआई प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बनी हो, प्रॉपर्ली प्रेजेंटेड हो, और मटेरियल अजम्पशन जो है प्रॉपर्ली क्या हो, डिस्क्लोज्ड हो, राइट। तो देखिए, ये सारी चीज़ें हमने क्लास में बहुत अच्छे से डिटेल में कवर कर रखी हैं। आप लोग अच्छे से बस आंसर्स लिख के आ जाओगे, काम हो जाएगा। देन रिपोर्ट ऑन कंट्रोल ऑपरेटिंग एट एन ऑर्गेनाइजेशन, ये भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि भाई हमारे पास एक ऑडिट ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग इंटरनल कंट्रोल पे ओपिनियन दें कि इंटरनल कंट्रोल जो है सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक और क्वेश्चन देखते हैं एश्योरेंस से रिलेटेड। एन एश्योरेंस एंगेजमेंट इन्वॉल्व्स 3 पार्टी रिलेशनशिप, डिस्कस मीनिंग ऑफ 3 पार्टीज इन सच एन एंगेजमेंट। आई होप ये तो बहुत ईजी सवाल है और आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। प्रैक्टिशनर होता है, रिस्पॉन्सिबल पार्टी होती है, इंटेंडेड यूजर होता है, राइट। आप चाहते हैं तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, हमने क्लास में कैसे डिस्कस किया था। ये देखिए, इसके पीछे मैंने एक डायग्राम बनाया था, मुझे अच्छी तरह याद है। एक प्रैक्टिशनर होगा, राइट, एक इंटेंडेड यूजर होगा, एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी होगी। रिस्पॉन्सिबल पार्टी जो है सब्जेक्ट मैटर बनाती है एज पर सूटेबल क्राइटेरिया, राइट, बल्कि वो सब्जेक्ट मैटर बनाती है, मुझे इतना ही बोलना चाहिए। और प्रैक्टिशनर जो है, वो इंटेंडेड यूजर जो है प्रैक्टिशनर को हायर करता है, अपॉइंट करता है, और कहता है कि सब्जेक्ट मैटर को चेक करो अगेंस्ट द सूटेबल क्राइटेरिया, एविडेंस ऑब्टेन करो, कंक्लूजन बनाओ, ओपिनियन दो, और साथ में फिर रिपोर्टिंग करो। प्रैक्टिशनर रिपोर्ट किसको देता है, इंटेंडेड यूजर को देता है। ये सारी बातें हम लोगों ने समझी हुई हैं। तो प्रैक्टिशनर कौन क्या करता है, एश्योरेंस प्रोवाइड करता है। ऑडिट, हिस्टोरिकल, फाइनेंशियल। अब ये ऑडिट वाली बात जबरदस्ती बीच में लिया है, ये भी मैंने आपको क्लास में बताया था कि बात कर रहे हैं प्रैक्टिशनर की, लेकिन ऑडिट वाली बात जबरदस्ती बीच में ले आते हैं कि ऑडिट में जो है प्रैक्टिशनर कौन होता है, ऑडिटर होता है। ओके, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल पार्टी जो सब्जेक्ट मैटर की प्रिपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इंटेंडेड यूजर जिसके लिए एश्योरेंस रिपोर्ट जो है वो बनाई जा रही है। देखिए, मैं बार बार ना मुझे ये वीडियोस बनाते हुए बहुत डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है, जो स्टूडेंट्स मेरे से अच्छे से पढ़े हुए हैं या कहीं भी अच्छे से जिन्होंने पढ़ाई कर रखी है, जिन्होंने एक्चुअली में कवरेज कर रखी है, जिन्हें एक्चुअली में कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, जिनकी कवरेज प्रॉपर है, वो तो बड़ा कॉन्फिडेंट फील करेंगे वीडियोज़ देख के। लेकिन भाई, अगर आप में इनमें से किसी भी चीज़ में कमी है, तो आपका कॉन्फिडेंस शैटर हो सकता है कि अरे ये क्या हो गया, ये हमारे कोर्स का पार्ट भी है क्या? आंसर इज यस, ये आपके कोर्स का पार्ट है। चलिए, देन फिर देखते हैं। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को बोला गया भैया अकाउंट्स चेक करो, फ्रॉड एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। स्टेट विद रीजन वेदर इट इज एन एग्जांपल ऑफ रीजनेबल एश्योरेंस। आंसर इज नो, ये रीजनेबल एश्योरेंस है ही नहीं, ये तो इन्वेस्टिगेशन है। क्योंकि अगर आपको बुलाया जा रहा है ये चेक करने के लिए फ्रॉड एग्जिस्ट और नॉट, तो दिस इज अ स्पेसिफिक असाइनमेंट, इसका एक स्पेसिफिक गोल है, इसका एक नैरो पर्सपेक्टिव है, राइट। ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एज पर ऐसे 200 आप लोगों को पता है ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। वहाँ पे रीजनेबल एश्योरेंस होती है, लेकिन यहाँ पे तो आपसे एक तरह के फैक्ट को जो है एस्टैब्लिश करने की बात की जा रही है। सो एश्योरेंस एंगेजमेंट यहाँ पे लिख दिया, प्रैक्टिशनर एक्सप्रेस कंक्लूजन डिजाइन टू एनहांस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द इंटेंडेड यूजर, ओके, अदर देन द रिस्पॉन्सिबल पार्टी अबाउट द आउटकम ऑफ द इवैल्यूएशन ऑफ मेजरमेंट ऑफ सब्जेक्ट मैटर। बेसिकली एश्योरेंस एंगेजमेंट की डेफिनेशन दे दी, रीजनेबल एश्योरेंस बता दिया, फिर बोला कि भाई आपको बताया गया फ्रॉड एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ये चेक करना है। तो ये रीजनेबल एश्योरेंस नहीं है, ये तो एक नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अंदर आता है। ओके, then let's talk about another question. Case Limited is engaged in manufacturing business. It appoints CAT to provide an assurance report on the financial statement prepared on the basis of historical financial information. ठीक है जी, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है और CAT को अपॉइंट किया गया है कि आप हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जो है वो क्या कर दो, एश्योरेंस दे दो। Characteristic of such an engagement is such that it involves gathering of sufficient appropriate evidence ऑन द बेसिस ऑफ विच लिमिटेड कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन बाय द प्रैक्टिशनर। तो भाई रिव्यू है, भाई लिमिटेड कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो, तो मेरे हिसाब से जो है ये रिव्यू की बात हो रही है। विच आर 2 अदर फीचर्स, तो 2 अदर फीचर्स बता देंगे। लिमिटेड एश्योरेंस है, लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस होगा यहाँ पे, और फ्यूअर प्रोसीजर्स यहाँ पे होने वाले हैं, राइट। तो आपने बता ही दिया कि लिमिटेड एश्योरेंस ऑब्टेन करनी है। 2 फीचर हम बता देते हैं कि भाई लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस है और फ्यूअर प्रोसीजर्स जो है यहाँ पे लगने वाले हैं। क्वालिटीज़ ऑफ ऑडिटर, ये टॉपिक हमने बड़े अच्छे से कवर किया है। मैं चाहता हूँ कि आप इसको रिवीजन वीडियो से जाके देखें। मैंने आपको यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज, अगर आपको याद आ रहा हो कि सब्जेक्ट के नाम ले लेके याद कराए थे कि क्वालिटीज़ ऑफ ऑडिटर जो है वो क्या क्या होती हैं, ये देखिए।
ये देखिए सारे के सारे क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर हमने यहाँ पे कवर कर रखा है और सेम बात मैंने रिवीजन वीडियो में भी आपके लिए बोली हुई है। तो ऑडिटर रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल मैटर्स आर प्रोन टू ह्यूमन फॉलिबिलिटी, बेसिकली मिस्टेक्स। एंड देन उसके बाद आपको याद हो तो भाई टैक्ट, कॉशन, फर्मनेस, गुड टेम्पर, ये सब मैंने आपको सब्जेक्ट के हिसाब से याद कराए थे। देख रहे हैं ना, लॉ, इनकम टैक्स, जीएसटी, इंटीग्रिटी, डिस्क्रिशन, एसएम, इंडस्ट्रीज, एफएम एंड जजमेंट, कॉस्टिंग। और सबके लिए चाहिए पेशेंस एंड क्लियर हेडेडनेस। देन ये सारी चीज़ें मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ, आप इसको यहाँ से कवरेज मत समझे। ये बेटा हमने कवर करा है क्लास में बहुत डिटेल में, और फिर आप इसको रिवीजन वीडियो से पढ़ें। डायरेक्ट क्वेश्चन है, जस्ट एक बात दिखा रहा हूँ कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो आपने हार नहीं माननी बिल्कुल भी। नाउ अगला टॉपिक हमारे पास जो बचता है, इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, वो है क्वालिटी कंट्रोल एंड एंगेजमेंट स्टैंडर्ड। और उसके बाद इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन हमने जो है वो कवर कर लिए। आप देखेंगे अप्रॉक्सीमेटली 26 क्वेश्चन पे मैंने डिस्कशन करने की कोशिश करी है। ओके, पी बाबू इज कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ क्विक बाय प्राइवेट लिमिटेड। उनके पास एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं आई है डेटा से ड्यू टू प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज एंड पेक्यूलियर सर्कमस्टांसेस। ओके, हाउएवर सच अ प्रोसीजर इज मैंडेटेड अंडर वन ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग। बिल्कुल ठीक बात है जी। ऐसे 505 अगर आपने ऑडिट अच्छे से पढ़ लिया है। अनेबल टू ऑब्टेन एक्सटर्नल कंफर्मेशन फ्रॉम दीज डेटर्स, ही रिलाइड अपॉन दी सेल डिटेल्स ऑफ दीज पार्टीज, ई इनवॉइसेज, ई वे बिल एंड ऑल्सो ट्रेस पेमेंट टू दीज पार्टीज इन बैंक अकाउंट। कमाल का क्वेश्चन बनता जा रहा है। आप याद कीजिए, अगर आपने ऐसे 505 पढ़ रखा है तो वहाँ पे हम लोग क्या बोलते थे कि भाई अगर आप लोग जो है एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं ले पा रहे हो, रिप्लाई नहीं आ रहा, तो ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर हम लोग लगाते हैं। He was reasonably satisfied with the audit evidence obtained. Is there any reporting duty cast upon him for not following the mandated procedure in one of the standards on auditing? अच्छा जी, चलिए देखते हैं। तो उया कासा, कासा होता है कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसेज, उसी का पार्ट है। तो पहली बात, आपकी प्रोफेशनल अकाउंटेंट की ड्यूटी होती है कि भाई सारे स्टैंडर्ड्स जो हैं वो फॉलो करने हैं, राइट। जो भी एंगेजमेंट आपने लिया है उस रिलेटेड जो भी स्टैंडर्ड्स हैं वो आपको फॉलो करने हैं। ओके, अच्छा जी। लेकिन क्या कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहाँ पे कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर जो स्टैंडर्ड में रिक्वायर्ड हो वो इनफेक्टिव हो जाए? बिल्कुल आ सकती है सिचुएशन, राइट। इन सच अ केस प्रोफेशनल अकाउंटेंट इज रिक्वायर्ड टू, कि भाई आपने डॉक्यूमेंट करना है। ये सब मैंने आपको पढ़ा रखा है क्लास में, जस्ट आपको इस क्वेश्चन से भी पढ़ा रहा हूँ कि अगर बाई चांस आप भूल गए तो यहाँ से भी आप लोग कवर कर लें। तो ड्यूटी ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट है कि भाई आपने स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं। जो भी एंगेजमेंट आपको मिला है उस एंगेजमेंट में आपने स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं। लेकिन याद रखिए, ये ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहाँ पे स्पेसिफिक प्रोसीजर जो है स्टैंडर्ड के वो इनफेक्टिव हो जाए। तो उस केस में आपने क्या करना है, उस केस में आपने डॉक्यूमेंट करना है कि भाई ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर जो आपने परफॉर्म किए उससे आपका पर्पस कैसे जो है वो अचीव होता है, आपका डिपार्चर का रीज़न क्या था। जैसे यहाँ पे ऊपर डिपार्चर का रीज़न है कि भाई डेटर से हमें प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आ रही है, पेक्यूलियर सर्कमस्टांसेस हैं कि हम लोग डेटर से बैलेंस कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं। एंड रिपोर्ट शुड ड्रॉ द अटेंशन टू सच डिपार्चर, और रिपोर्ट में क्लियर लिखा होना चाहिए कि मैं डेटर से जो है वो बैलेंस कंफर्म नहीं कर पा रहा था और इसलिए मैंने क्या किया है, इसलिए मैंने जो है वो ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर लगाए। हैंस सी ए पी बाबू इज रिक्वायर्ड टू फॉलो द अबव प्रोसीजर। ये पॉइंट्स भी हमने अपनी क्लास में कवर कर रखे हैं। प्लीज़ क्लासेस को ढंग से देखिए। ये फास्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कशन वीडियोस को आप लोग किसी भी हाल में क्या ना समझे, ऑल्टरनेट ना समझे क्लासेस का। Then standards on auditing apply in audit of historical financial information, whereas standard on review engagement apply in review of historical financial information. Explain in detail giving example, क्लास में बहुत अच्छे से कवर्ड है। मैं आप लोगों को नोट्स दिखा भी देता हूँ। देखिए ये स्कोप वाला क्वेश्चन हो गया, ये आपका रिव्यू, ये आपका रिलेटेड सर्विसेज वाला आ गया, SQC 1 आ गया, PFI आ गया, और आप लोगों का ये हमारे पास जो है वो लिमिटेड एश्योरेंस वाले चीज़ें भी यहाँ पे हमने कवर कर रखी हैं। कहाँ से कवर कर रखे हैं, आप लोग अपनी मेन बुक में आ सकते हैं। स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट के बारे में यहाँ पे विद एग्जांपल जो मैंने आपको बता रखा है, और वही सारी बातें एग्जैक्टली आप लोग जो है यहाँ पे बता के आ जाएंगे। आप देखें, सबसे पहले बता रखा है स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग कहाँ लगते हैं, ऑडिट कौन सा एंगेजमेंट है, रिव्यू कौन सा एंगेजमेंट है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ये डेफिनेशन आपको फर्स्ट क्लास में याद करा दी जाती है, ऑडिट और रिव्यू के बीच में क्या डिफरेंस है, और फिर आपको बता दिया कुछ स्टैंडर्ड्स के एग्जाम्पल दे दिए हमने, और साथ में कुछ रिव्यू के एग्जाम्पल्स दे दिए हमने। इस तरीके से हमारा चैप्टर 1 का पूरा क्वेश्चन डिस्कशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आप फीडबैक मेरे पास तक ज़रूर पहुंचाइएगा, कैसा लगा आपको ये डिस्कशन, फास्ट डिस्कशन। मेरा एम है कि मैं आपको बता दूं किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आई से आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, आंसर की स्ट्रक्चरिंग क्या होनी चाहिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं, राइट। एंड प्लीज़ रेगुलर क्लासेस अटेंड कीजिए, राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, डेली प्रैक्टिस पेपर्स जो आपको दिए जा रहे हैं उनको सॉल्व कीजिए, ऑडिट में पास हो जाइए। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।